वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई पेट्रोलियम प्राइसेस की। अब पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर हुआ है इस जंग का, और आपने हरमस बंद होने की वजह से एक बहुत बड़ा दबाव आया है, मुआशी दबाव है इस दुनिया के ऊपर, जिसमें ना सिर्फ पेट्रोलियम बल्कि जो अद्वियात या खाद उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा मनफी असर पड़ा है। उनकी कीमतें भी बहुत ऊपर चली गई हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा कीमतों में इजाफा किया गया। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें तो इंडिया के अंदर सिर्फ 3% पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी, जबकि बांग्लादेश के अंदर 14.4% पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी। उसके साथ साथ श्रीलंका के अंदर 36% जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनमें इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान के अंदर 58% इजाफा देखने में आया। ये क्यों इतना ज़्यादा इजाफा किया गया? क्या ये लेवी की मद में या मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में कौम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए माहिर मईशत हैं जनाब डॉक्टर ग़ुलाम गौस साहब, उनके साथ जनाब डॉक्टर ग़ुलाम वसीम साहब और प्रोफेसर डॉक्टर वसीम साहब और डॉक्टर आयमा मेहदी साहिबा। डॉक्टर ग़ुलाम गौस साहब, फ़र्क तो असर तो पूरी दुनिया को पड़ा है इस जंग का, पूरी दुनिया के ऊपर एक मुआशी दबाव आया है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस हम देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई हैं? दुनिया के वो 5 ममालिक जिनमें सबसे ज़्यादा इजाफा हो उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी। हाँ जी। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल। जी। जो असल में इसमें इशू है ना, वो ये है कि पाकिस्तान अपनी जो टोटल ऑयल है उसकी जो कंजम्पशन करता है उसका 80% वो बाहर से इंपोर्ट करता है। और पाकिस्तान की जो अराउंड 80% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स है ना ऑयल की, वो आती हैं आबनाए हुर्मस के जरिए। परसेंट पाकिस्तान की एलएनजी की जो इंपोर्ट्स हैं वो आती हैं आबनाए हुर्मस के जरिए। तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो इंटायरली डिपेंड करता है इस रास्ते पे। अगर ये रास्ता बंद होता है किसी जंग की वजह से, किसी भी और अनसर्टेनिटी की वजह से, तो इसका मतलब है डायरेक्टली पाकिस्तान की मईशत अफेक्ट हो जाएगी। और इसमें दूसरी एक चीज़, पाकिस्तान के दो मेजर इत्तेहादी हैं जिनसे हम एलएनजी वगैरह ज़्यादा ख़रीदते हैं या पेट्रोल वगैरह ख़रीदते हैं। तो अब एलएनजी में आप देखें, हम कतर और यूएई से 90 to 99% अपना एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से चूंकि अनसर्टेनिटी आई है ईरान में, और दूसरे ईरान से फिर ये पूरे हमारे दूसरे साथ मशरक़ वस्ता के जितने भी कंट्रीज़ है उसमें ये फैल गई है, और उसकी वजह से फिर हमें इसका इफेक्ट आया है पाकिस्तान पे इसका ज़्यादा। अब एक और जो चीज़ इसमें समझने वाली है वो ये कि पाकिस्तान की मईशत ने इसका इम्पैक्ट इतना फील क्यों किया है। मतलब दूसरी इकॉनमीज हैं उन्होंने भी इसको ऑब्जॉर्व किया एट सम एक्सटेंट, चले ज़्यादा नहीं लेकिन कम अज़ कम एट सम एक्सटेंट ऑब्जॉर्व किया इस शॉक को, लेकिन पाकिस्तान इकॉनमी ने नहीं किया। उसकी एक बड़ी वजह हमारे जो वजीर पेट्रोलियम है उन्होंने बताई है कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, हम सिर्फ कमर्शियल रिजर्व्स की बेस पे चलते हैं। तो कमर्शियल रिजर्व्स आपके पास 28 दिन के होते हैं जो कि आपकी प्राइवेट कंपनीज के पास हैं। गवर्नमेंट के अपने तो जो रिजर्व्स हैं वो तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट के अपने रिजर्व्स नहीं होते और आप बाहर से चीज़ इंपोर्ट करके प्राइवेट कंपनीज को देते हैं और वो उसको आगे डिस्पर्स करती हैं, तो इसका मतलब है अगर कोई शॉक आता है तो प्राइवेट कोई भी कंपनी उस शॉक को ऑब्जर्व नहीं करेगी। ये इंटायरली बेसिकली फोकस होता है गवर्नमेंट का। अब इंडिया में इसका क्यों इम्पैक्ट नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया के पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे। उन्होंने शुरू वाले कुछ जो दिनों में उसको यूज़ किया, उसके बाद उन्होंने एट सम एक्सटेंट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने क्या किया कि रशिया और दूसरे ममालिक से जो भी जितना भी वो खरीद सकते थे वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो मसला असल में यहाँ पर आया है पाकिस्तान में। अच्छा और डॉक्टर साहब, इस पे एक चले उन कंपनीज को ये ठीक है वो प्राइवेट कंपनीज परचेज करती हैं, लेकिन उनके सौदे तो एडवांस होते हैं, तकरीबन 1 माह 28 दिन पहले कबल उन्होंने सौदे किए होते हैं। जब यहाँ पे कीमतें बढ़ाई जाती हैं
तो उसका जो भी फ़ायदा, उनके रिजर्व जो उनके पास पड़े हैं, उसका फ़ायदा तो उन कंपनियों को पहुंचता है, वो पाकिस्तान की हुकूमत को तो, स्टेट को तो नहीं वो फ़ायदा पहुंचता ना। सर स्टेट को फायदा पहुंचता है टैक्स की मद में। आप कंपनीज की प्राइस तो इंक्रीज होती है, लेकिन आप उसके साथ गवर्नमेंट टैक्स में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देती है। उसकी वजह है कि वो तो आपके टोटल अमाउंट पे टैक्स लगना है ना, परसेंटेज के हिसाब से। जैसे अमाउंट बढ़ेगी टैक्स बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट, मैं दो चीज़ें इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो समझता हूँ। एक तो ये कि अगर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को देखा जाए तो उसके हिसाब से, अगर पाकिस्तान बाहर वाले कंट्री में या ग्लोबली ऑयल की प्राइसेस $5 पर बैरल भी बढ़ जाए ना, तो पाकिस्तान को $900 मिलियन का बोझ पड़ता है पाकिस्तान के रिजर्व्स पे। और अगर $10 बढ़ जाए तो आप समझे $2 बिलियन का आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये चीज होगी, आपके फॉरेन रिजर्व बहुत जल्दी डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है उसके मुताबिक एंड ऑफ द 2026 पाकिस्तान के टोटल रिजर्व 6.8 बिलियन रह जाने हैं अभी तक, जो उनकी फोरकास्टिंग है। और अगर ये वॉर थोड़ी सी लंबी होगी, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, 2028 तक जा सकती है। अगर ये वहां तक जाती है तो पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स $1.6 बिलियन रह जाने अभी अच्छा। तक। जो अगर इसमें, इसके अलावा एक और इसमें मेजर फैक्टर ये है कि अभी इसमें डायस्पोरा से जो हमें रेमिटेंसेस आते हैं वो माइनस नहीं किए गए। अगर उसको भी रिड्यूस करते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा पाकिस्तान इकोनॉमी। दूसरी बात, एक साइड से तो ये इम्पैक्ट आ रहा है, दूसरा इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जब आप देखें अभी तक जो हमारे टैक्स के टारगेट हैं उससे 700 बिलियन रुपीस हम पीछे हैं। तो गवर्नमेंट ने उसकी मद में जो जो प्राइसेस बढ़ाई हैं उसमें 200 बिलियन रुपीस उसने अर्न कर ली हैं। उसकी वजह से ये क्या होगा कि आपके जो टारगेट हैं टैक्स के वो भी मीट होंगे, और गवर्नमेंट इसको एक, मैं खुद इसको अभी यही समझता कि गवर्नमेंट इसको जो नेशनल लेवल पे अगर हम प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं या उसकी परसेंटेज अगर टैक्स की उस पर बढ़ रही है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमारे जो गैप है रेवेन्यूज का वो ज्यादा वाइडन ना हो जाए, ये ना हो कि वो रिकवरेबल ना रहे। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा ठीक है। ठीक हो गया। अभी आप देखें लास्ट ईयर में 2025 में, और ये शुरू में 2021 के शुरू का जो मंथ था जनवरी, उसमें आपका करंट अकाउंट जो था वो सरप्लस में था। और अभी आपका करंट अकाउंट जो है वो दोबारा माइनस में चला गया, अच्छा, अराउंड बिलियन US डॉलर के। जी ठीक हो गया। डॉक्टर अहमद साहिबा, जो पिक्चर इस वक्त डॉक्टर गुलाम गौस साहब ने बताई है वो बड़ी खौफनाक है कि आने वाले वक्त में, लेकिन जब हम कलेक्शन देखते हैं अवाम से, गवर्नमेंट जिस रेशो से टैक्स ले रही है, ये पेट्रोलियम प्राइसेस पे ये 58% जो इजाफा किया गया है, उससे तो लगता है कि गवर्नमेंट अपनी ही अवाम के साथ कारोबार करके तो उसमें कमाई कर रही है। एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि ये इस रेशो के साथ पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके, तो क्या हम अपने आने वाले वक्त में जो हमें रिजर्व में कमी नज़र आ रही है, हम सिर्फ पेट्रोल से वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, हम लोगों की टैक्सेशन इसलिए कम नहीं हो सकती और हमारी पेट्रोल प्राइसेस में हम सब्सिडी नहीं दे सकते क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में, हमारे पर IMF की कड़ी शराइत हैं कि हमने इतना टैक्स बेस कलेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम हियर इज कि हमने हमारा जो हाई पेट्रोल प्राइसेस या फॉसिल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, LNG प्राइसेस आप कह रहे हैं, उसका इफेक्ट फिस्कल साइड पे हुआ है क्योंकि फिस्कल साइड पे हमारी टैक्सेशन जो है वो पूरी नहीं हुई। और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें ये हुआ है कि हमारे जो रुपया है उसकी कीमत पे प्रेशर पड़ा है, जो हमारी करेंसी डिप्रिसिएशन हुई है उसकी वजह से हमारा जो $30 मिलियन का पर वीक का हमारा जो पेट्रोल बिल है वो अब अराउंड 80 पे चला गया है। तो वो इतने 50 मिलियन का हमें वहाँ प्रॉब्लम हो गई है। प्लस हमने टैक्स हर हाल में कलेक्ट करना ही करना है क्योंकि ना हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जिस तरह डॉक्टर गौस ने बताया, ना हमारे पास कोई एज सच फॉरेन रिजर्व हैं। तीसरा मसला हमारे साथ ये है कि हमारी जो मिडल ईस्ट में हमारी वर्कफोर्स काम कर रही थी उनकी या तो उनको वापस जाने को कह दिया गया है या फिर उनकी इनकम में कमी कर दी गई है क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं, तो हमारे रेमिटेंसेस भी अफेक्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि फूड को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना होता है, गंदम की कटाई हो रही है।
तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इन डिफरेंट वेज कि हमारी डिमांड भी कम हो रही है, ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है, उससे हमारा फिजिकल इफेक्ट हो रहा है, जो हमने फिजिकल साइड से टैक्सेशन इकट्ठा करना है, और मैक्रो साइड से भी हमारा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो ऑयल प्राइसेस वगैरह सब बहुत इफेक्ट हो रही हैं। प्लस हमारे जो LNG कतार से आते हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है LNG के उनके लिंक्स हैं उनको इतनी बुरे तरीके से तबाह किया गया है कि अगर वो दोबारा हमें उनकी प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाती है और वो आगे सप्लाई भी हमारी हो जाती है, इट इज रिज्यूम, तो तब भी हमें हाई प्राइसेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी भी कॉस्ट होती है एट द एंड वो कंज्यूमर को ही लेनी पड़ती है। अच्छा। जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, और टैक्सेस तो हमारे इस कभी कम हो नहीं सकते जब तक हम अपने IMF को कर्जा दे के वहां से अपनी जान छुड़ा नहीं सकते। एक तरफ या दूसरी तरफ से हमने टैक्स बेस को पूरा करना है। अगर हम IMF प्रोग्राम में ना होते तो जितनी हमारी बिजली फॉसिल से प्रोडक्शन हो रही है उसकी जगह हम लोग अपनी रिन्यूएबल से प्रोडक्शन करते, हमारी इंडस्ट्री भी पूरी चलती, हमारा आउटपुट भी पूरा होता, हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी असर ना पड़ता। तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल। हमेशा जब तक जनवरी तक इन्होंने जैसे कहा करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में जाया था, लास्ट ईयर 6 मंथ में विकास सरप्लस में जाया, तो मैं हमेशा, बिकॉज मैं एनर्जी सेक्टर में हूँ एंड यू नो आई हैव अ गुड फोरकास्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, मैं हमेशा हर जगह यही हाईलाइट करती थी। एक उसकी पॉइंट की वो है कि एक पॉइंट होगा कि फॉसिल्स की प्राइस जो है वो ऊपर जाएंगी, टर्बुलेंस आएगी जियोपॉलिटिकल की वजह से या किसी भी वजह से, और हमारा जो वो एक बना हुआ था, एक फैसेट बना हुआ था कि हमारा करंट अकाउंट जो है बहुत सरप्लस में, तो वो उधर से इतनी फ्रेजाइल पोजीशन में था कि वो हिल जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है। और इस वक्त जो है आई थिंक पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, प्लस क्योंकि कमर्शियल साइड जो है वो इसके रिजर्व रखती है ऑन अ प्राइवेट लेवल, और ये 28 डेज के भी नहीं है, इन थ्योरी देयर ओनली 15 डेज फोर्टनाइट, जो मैं लाइक आफ्टर एवरी फोर्टनाइट फ्राइडे को प्राइसेस जो है वो रिकैलिब्रेट होती हैं, और सिर्फ 2 वीक्स का रिजर्व है हमारे पास, वो भी कमर्शियल साइड पे। तो जब कमर्शियल साइड पे होता है, और ये जो आप कह रहे थे ना कि फ्यूचर में तो बाइंग की जाती है, लेकिन जैसे ही जो हालात खराब होते हैं तो वो जो वॉलेटिलिटी होती है वो प्राइस के अंदर बिल्ट इन हो जाती है और होर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। तो होर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि आई डोंट नो कि सिस्टम की रेगुलेशन है पाकिस्तान में या नहीं है, तो वो जो प्राइसेस जो उनके पास रिजर्व होते हैं उसकी भी प्राइसेस वो चढ़ा देते हैं। और जब फ्यूचर बाइंग होती है 30 डेज से ऊपर पेट्रोल की एटलीस्ट फ्यूचर बाइंग नहीं होती, जब 30 डेज, तो अब आप देखें 7-8 वीक में वॉर जा रही है, तो ऑब्वियसली वो सारी जितनी वॉलेटिलिटी है, शॉर्टेज है, फ्यूचर सप्लाई की अनसर्टेनिटी, वो सारी प्राइस में बिल्ट इन हो जाती है। हमारे पास कोई जगह तो है नहीं कि हम खरीद के भी रखें, तो उसकी वजह से हम वर्स्ट ऑफ हैं। अभी पिछले हफ्ते LNG बहुत महंगे दामों में खरीदी गई, और दिस वाज पब्लिक न्यूज, वो डॉक्यूमेंट्स जिस पे LNG खरीदी गई वो बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट भी किए गए, क्योंकि पैनिक बाइंग हुई, बिल्कुल LNG नहीं थी, उस ना होती तो घरों में गैस आना बंद हो जाती और तरह तरह के और मसाइल हो जाते। तो जिस कीमत पे और जिस रफ्तार से हम खरीद रहे हैं, आई थिंक इसको तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आई सी देम बियॉन्ड 2028। वॉर खत्म भी हो जाए तो उसके भी 2-3 साल और लगेंगे कि हमारा जिस तरह से खजाना चल रहा है। सो दैट्स माय समरी ऑन दिस। बड़ी तशवीशनाक बात है डॉक्टर वसीम साहब, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ अभी तक बंद है, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ जब तक नहीं खुलती, मेरा ख्याल है कि पेट्रोलियम प्राइसेस इस तरह स्ट्रेस रहेगा और बढ़ती चली जाएंगी। और अगर यही सूरत हाल रही तो हमारा जो सालाना बजट है वो भी आ रहा है, और IMF प्रोग्राम के अंदर भी हम शामिल हैं। इसके साथ साथ हम डिपेंडेंट थे अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर, अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, अपने रेमिटेंस के ऊपर, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो पहले बहुत डिक्लाइन का शिकार हैं। अब रेमिटेंस और एग्रीकल्चर वो भी इस वक्त ख़तरे में नज़र आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारी इकॉनमी को इस वक्त सहारा देने के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर रह गया है कि जिसके अंदर कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही हो? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक जो हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई का, पेट्रोल का, प्राइसेस का, या आवाम की कोई कतारें आपको कहीं नज़र नहीं आ रही होंगी। जैसा कि थाईलैंड में देखा होगा कि आवाम की कतारें लग गई, इंडिया में आवाम की कतारें लग गई, इवन मैंने और ममालिक में, कोरिया तक में देखा है आवाम की कतारें लग गई। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक बात तो समझ आ रही है कि हमारी पेट्रोल की जो सप्लाई है इंटरप्ट नहीं हुई जैसे बाकी ममालिक की हुई, क्योंकि हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। जो ओवरऑल इफेक्ट आया है ना वो प्राइसेस पे आया, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई, और जैसा कि हमें पता है कि 25% हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते हैं और 75% इम्पोर्ट ड्रिवन है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तसलसल का भी ताल्लुक है। देखें, जब गवर्नमेंट ने ये सोलर पॉलिसी बनाई
2 साल पहले या 3 साल पहले आवाम को एक लॉलीपॉप दिया कि घरों में सोलर लगाइए, इंडिजिनस बिजली प्रोड्यूस कीजिए, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाइए। अवाम सारी उसके पीछे लग गई, जैसा कि लगना भी चाहिए था। लेकिन अभी तक वो इस पे क्लियर नहीं है कि हमने क्या स्टैंस लेना है। अगर आप एक लम्हे के लिए अज्यूम कीजिए कि अगर ये सक्सेसफुल पॉलिसी होती तो आज हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 20-25% कम हो चुका होता। सेम द केस विद वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, वो साल 2 साल पहले जब नई नई ये गवर्नमेंट आई मियाँ साहब की, और केयर टेकर गवर्नमेंट थी इनफैक्ट, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा नारा लगा रिन्यूएबल एनर्जी का कि हमने ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना है, अपना इंपोर्ट बिल कम करना है। और उस पर भी हमने 2 गलतियाँ की। पहली गलती की, अगर गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं तो इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं, इंडिजिनस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर हम सोलर मंगवा रहे हैं, प्लेटें इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें इन्वर्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं लगा रहे। उससे पहले यही गलती हम जापानीज़ गाड़ियों में कर चुके हैं कि वो इंपोर्ट करते हैं, एंड यूज़र हम हैं लेकिन इंपोर्ट हो रही है। मोबाइल फ़ोन हमारे मुल्क में जितनी आवाम है उतने मोबाइल फ़ोन हैं, और मोबाइल फ़ोन यहाँ बनते नहीं हैं। तो यहाँ से इंपोर्ट जो हमारा बिल है उस पर प्रेशर आया। अगर अभी भी जो गवर्नमेंट थोड़ा सा स्टैंस ले रही है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं उसको अलाउ करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक को हम अलाउ करेंगे, उस कल्चर को फ़रोग देंगे, लेकिन जनाबे वाला इस पर हमें परमानेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस पर हमें असम्बली पे जाना पड़ेगा, इस पर हमें कोई पास करना पड़ेगा, कोई कानून लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, और इसी तरह सोलर पे लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। अब इस जैसे ही पेट्रोल पे प्रेशर आया, एज बीइंग ए टीचर मैंने देखा कि हमने उसका हल पता क्या ढूंढा है। जैसे पहले पहले कोई बम धमाका होता था ना, तो हम डबल सवारी पे पाबंदी लगा देते थे। अब क्या हुआ जी, जुमे की छुट्टी कर दें। अब जुमे वाले दिन बच्चे छुट्टी पे हैं, टीचर छुट्टी पे हैं, लेकिन कितनी हैरत की बात है, बाकी पूरी कौम रोड पे है और वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है पेट्रोल सस्ता है या महंगा है। तो अवाम को तो एहसास कोई नहीं होना। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना पड़ेगी, नंबर 1 कि जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं हम उस पर एमरजेंसी डिक्लेयर करें, और 25 से कम उठा के इसको 40% पर जो हमारा पेट्रोल है नेचुरल जो पाकिस्तान में मौजूद है इंडिजिनसली, उसको इंक्रीज करें। सेम द केस विद गैस, उसको इंक्रीज करें। तो जब तक वो फिर ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, जब आप ऐसा करेंगे तो ये सारे मसाइल हल होंगे। और बाकी रह गया इन्फ्लेशन की बात, इसमें आजम साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप कोई टीवी की खबर उठा के देख लीजिए, अब अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो सब्जियां भी महंगी होनी चाहिए, सब्जियां महंगी नहीं हो रही। तो अभी बात हो रही थी ना फूड क्राइसिस की, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सफिशेंट है, लेकिन कोई कौम भी सब्जी बेच के, गंदम बेच के अमीर नहीं हो सकती। तो हमें उसको टेक्नोलॉजिकल साइड पे जाना पड़ेगा। अब हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल को छोड़िए, आईटी एक्सपोर्ट है वो $3 बिलियन की है, और हमारे हमसाया मुल्क जो है वो $350 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट करता है। तो उस तरफ भी नौजवानों को लेके आइए, स्किल्ड वर्कर प्रोड्यूस कीजिए, आईटी एक्सपोर्ट को ही आप 3 से उठा के को 20 पे ले जाइए, तो फिर देखिए ये मसाइल आपके इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है वो तो मुसलसल बढ़ती जा रही है। सब्जियों और फ्रूट की जो बात की जाती है, हमारी जो सीजनल पेरिशेबल आइटम्स हैं उनकी कीमतें नीचे आती हैं। जो चीज़ें स्टोर करने के काबिल होती हैं उन्हें जो इन्वेस्टर है वो स्टोर कर लेता है और उसकी कीमतें मुंह मांगे दाम वो वसूल करता है। ये तो अलमिया है यहाँ पे, और हुकूमत की इस मामले के अंदर हमें कोई इस किस्म की रेट नज़र नहीं आती। डॉक्टर गुलाम गौस साहब अभी पॉलिसी की बात कर रहे थे, डॉक्टर वसीम साहब, एक सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो मैं समझता हूँ डिज़ास्टर है वो IPPs है। IPPs के ऊपर एक पॉलिसी के तहत प्राइवेट जो पावर जनरेशन प्लांट यहाँ पे लगाए गए, उनके साथ जो मुआहदे किए गए आज वो गले का तौक बने हुए हैं, और बिजली की जो हाई प्राइसेस हैं उसकी बुनियादी वजह IPPs को करार दिया जाता है। क्या वो मुआहदे हम दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते? क्या उससे जान नहीं छूट सकती? सर, मैं कुछ दिन पहले जो हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ एक मीटिंग में था। हम एक सेमिनार में, वो भी पैनलिस्ट थे, वो गेस्ट स्पीकर थे, स्पेशल गेस्ट थे, और मैं वहाँ पे पैनलिस्ट था। तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि ये IPPs जो हैं इनको आपने यहाँ पे बुला लिया और आपने हाइड्रो पावर जनरेशन क्यों नहीं की, कालाबाग डैम और दूसरे डैम्स क्यों नहीं बनाए टाइमली? आप गवर्नमेंट में रहे, आप बताएं ये क्यों हुआ है? उन्होंने मुझे एक बात जो बताई वो ये कि गवर्नमेंट ने जो IPPs से मुआहदे किए ना, इसमें IPPs का कोई कसूर नहीं है उनके मुताबिक।
ये सारा डिफॉल्ट जो हुआ है ना, ये मुआहदों में हुआ है। मतलब आपने उनको सिर्फ टैरिफ में से शेयर देना है, जो बनेगा उनका उन्हें वो शेयर मिलेगा पर यूनिट के हिसाब से या जिस तरह भी आप उन्हें देंगे, लेकिन बकाया सारा उसका गवर्नमेंट को जाता है। और गवर्नमेंट उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या करती है, ये गवर्नमेंट की अपनी वो एक मैनेजमेंट है इसको लेके। लेकिन उनके मुताबिक ये जितना भी इसके आईपीपीज की वजह से आपको प्रेशर फील करना पड़ रहा है, ये सारा का सारा उन बुरे या उन मतलब मिस कैलकुलेशन हुई है एग्रीमेंट करते हुए, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल ये तो एक चीज है। मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अभी सर ने कहा कि हमारी जो फूड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज नहीं हो रही है एंड सो ऑन। असल में बात ये है कि ये एक लैग पीरियड के बाद नई क्रॉप आती है। जब नहीं आएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साथ मिलके दोबारा जब वो मार्केट में आएगी तो यकीनन अभी चूंकि हर चीज महंगी हो चुकी है तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस फिर एक लैग पीरियड के बाद इफेक्ट होती हैं। जैसा कि SPI आप समझते हैं, बेसिक नेसेसिटीज का इंडेक्स है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। अब सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो 14% पे चला गया। CPI आपका 10% से ज्यादा हो गया है ईयर टू ईयर ग्रोथ। डॉक्टर साहब आज ना हमारे पास हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है आज, तो मैं दोबारा इंशाल्लाह किसी दिन इस पे डिटेल एक करेंगे। मैं डॉक्टर वसीम साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो पॉलिसीज़ के ऊपर बात हुई थी, मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए। अब ये LNG के ऊपर भी हमें पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वहाँ पे भी कैपेसिटी की हम पेमेंट्स कर रहे हैं। ये कैपेसिटी पेमेंट से कैसे जान छूटेगी जो पूरी कौम के ऊपर दबाव बढ़ रहा है? देखें, जो हमने IPPs के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि उसको गवर्नर जो साबिक वज़ीर आज़म साहब थे उन्होंने कहा कि गलतियां हुई। बेसिकली गलतियां नहीं हुई, उनको एक्सटेंड किया गया। अगर 25 साल बाद वो एंड हो रहे थे तो उनको एंड कर देना चाहिए था। अगर कोई गलती थी तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए था। अगर दोबारा एग्रीमेंट में जाना है, कोई अवाम के मुताबिक एग्रीमेंट बनाना चाहिए था ना। आप पे बंदूक रख के इम्पोज तो नहीं किया गया ना। और ये जो बार बार टेलीविजन पे आता है और अवाम के पास आता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के स्टेक्स हैं जो खुद गवर्नमेंट में हैं, तो उसको क्लियर होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट के स्टेक्स नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नेंस नहीं है। तो IPPs के जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के गले बने हुए हैं, गले में पड़े हुए हैं। और दूसरा ये बात तो तय है कि पिछले दिनों में जब ये प्राइजेस बढ़ानी थी या अवाम को फ़ायदा देना था, जैसे बाकी गवर्नमेंट में किया, उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल की कीमत फ़र्ज करो 100 रुपीज़ है कॉस्ट और 80 रुपये उसके ऊपर टैक्स है, तो उन्होंने 2 माह के लिए टैक्स खत्म कर दिए। लेकिन हम IMF के पास गए सिर्फ टैक्स कम करवाने के लिए, और IMF ने स्टेट रिफ्यूज कर दिया, जी आप टैक्स कम नहीं कर सकते, आप आवाम की जेब से पैसे निकालें। वो अपनी जगह सच्चे हैं, उन्होंने हमें उधार दिया हुआ है, उन्होंने पैसे वापस लेने हैं। तो ये इसी तरह हो सकता है कि हम एमरजेंसी डिक्लेयर करें, एनर्जी एमरजेंसी डिक्लेयर करें, सिट टुगेदर, उन कंपनियों को भी लिया जाए और इसका रास्ता निकाला जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमें फौरी तौर पर एनर्जी एमरजेंसी की ज़रूरत है ताकि इन प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके और आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के अंदर हमें एक नया भूचाल नज़र आ रहा है। उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं। हमारे साथ रहिएगा।